हेलो, मैं उर्मिला गुप्ता। आज आप लोगों को बायोलॉजी का एक टॉपिक रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन। आगे शुरू करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रजनन। प्रजनन रिप्रोडक्शन सिस्टम। प्रजनन, प्र मीन्स पुनः, जनन मीन्स अपने ही समान संतति को पैदा करना प्रजनन कहलाता है। रिप्रोडक्शन, री मीन्स भी पुनः होता है और प्रोडक्शन मीन्स उत्पाद। अपने ही समान संतति, अपने ही समान कोई जब एक प्रजाति अपनी नई प्रजाति को जन्म देती है उसे रिप्रोडक्शन सिस्टम कहते हैं। अब देखें कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। एक होगा आपका लैंगिक रिप्रोडक्शन और एक अलैंगिक रिप्रोडक्शन। लैंगिक रिप्रोडक्शन और अलैंगिक रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction। asexual reproduction, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कहीं ना कहीं इसका नाम ही है लैंगिक, इसमें लिंग भाग लेंगे। इसमें नर और मादा दोनों आपको देखने को मिलेंगी, नर एवं मादा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जरूरी नहीं कि नर और मादा हो, यहाँ पे लिंग भाग नहीं लेते। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो हो सकता है कि कोई एक इस टाइप का कोई जीव है, इसमें ही कोई एक नया प्रवर्ध निकल जाए और ये प्रवर्ध टूट के जमीन में गिर जाए तो इससे एक नया पौधा उगाएगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको युग्मक भाग लेते हैं। जो नर के युग्मक जो होते हैं वो आपको शुक्राणु देखने को मिलेंगे, स्पर्म, और मादा में अंडाणु यानी ओवम। जब ये गैमेट्स भाग लेते हैं तब कहीं जाके लैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन में गैमेट्स भाग नहीं लेते हैं। इसमें गैमेट्स की जरूरत नहीं होती, इसमें कैसे भी रिप्रोडक्शन आपका हो जाएगा। इसमें लैंगिक जनन की आवश्यकता नहीं होती। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लैंगिक जनन। देखते हैं लैंगिक जनन। सबसे पहले पढ़ रहे हैं मानव में प्रजनन। देखें मानव में कैसा जनन होता है। तो मानव में लैंगिक जनन होता है। पहला पॉइंट कि मानव में लैंगिक जनन होता है। मानव में लैंगिक जनन होता है। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें कि मानव कैसे होते हैं तो मानव जरायुज होते हैं। मानव में जो जनन होता है मानव कैसे होते हैं, जरायुज। जरायुज मतलब बेबी पेरस होते हैं। बेबी पेरस यानी जितने भी मानव होते हैं वो शिशु को जन्म देते हैं। जरायुज मतलब वो शिशु को जन्म देने वाले होते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। मानव जाति किस में आती है तो मानव क्या है, मानव स्तनधारी होते हैं। मैमेलिया वर्ग में मानव की जाति जो आती है वो मैमेलिया वर्ग में आती है। जितने भी स्तनधारी होंगे वो सब कैसे होंगे, सबके सब जरायुज होंगे। जरायुज यानी बेबी पेरस होंगे, शिशु को जन्म देने वाले होते हैं। ओविपेरस जो होते हैं या अंडज जो होते हैं, एक और इसी में देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं अंडज। अंडज को बोलेंगे ओविपेरस।
ओविपेरस होंगे वो अंडे देने वाले होंगे, और ये अंडे देते हैं, फिर अंडे से उनका बच्चा निकलता है। मानव जो होते हैं वो जरायुज या बेबी पेरस होते हैं, वो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं। अपने में ऐसा नहीं होता है कि पहले अंडे दें फिर अंडे से बच्चा निकले। डायरेक्ट शिशु को जन्म देने वाले जरायुज होते हैं। सारे के सारे मानव किस में आएंगे? स्तनधारी में आएंगे। और जो भी स्तनधारी होते हैं वो सब कैसे होंगे? जरायुज होंगे। जो भी स्तनधारी होंगे वो कैसे होंगे? जरायुज होंगे। जो जरायुज होते हैं वो कैसे उनको क्या बोलेंगे? ये सजीव प्रजक होंगे, सजीव प्रजक होंगे। और जो अंडज है ओविपेरस होते हैं, जो अंडे देते हुए उनको अंड प्रजक होते हैं, इनको बोलते हैं अंड प्रजक। अंड प्रजक। और जो स्तनधारी होते हैं वो जरायुज होंगे और सजीव प्रजक होंगे। लेकिन स्तनधारियों में भी अपवाद है। हमें यहाँ दो अपवाद देखने को मिलते हैं। इसमें दो हैं, एक तो प्लेटिपस और एक एग्डिना। प्लेटिपस और एग्डिना ये दो ऐसे प्राणी हैं जो जरायुज, जो स्तनधारी तो हैं बट ये शिशु को जन्म नहीं देते, ये सजीव प्रजक नहीं है, ये दोनों अंड प्रजक हैं। अंड प्रजक है, ये अंडे देने वाले हैं। जितने भी मानव होते हैं, जितने भी मानव जाति में जो भी आता है, जो भी स्तनधारी होते हैं वो सब जरायुज होते हैं, सजीव प्रजक होते हैं, बच्चों को जन्म देने वाले होते हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है। ये दो अपवाद देखने को मिले हैं कि यहाँ ये प्लेटिपस और एग्डिना ये दोनों है तो स्तनधारी, लेकिन ये कैसे हैं? ये अंड प्रजक हैं, ये अंडे देते हैं, बच्चे को जन्म नहीं देते हैं। आगे देखते हैं, स्तनधारी होते हैं। आगे की बात करें तो ये यहाँ पे जरा मानव में लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। लैंगिक द्विरूपता, लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है कि लिंग के आधार पर या बोले लैंगिक रूप से ये कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लैंगिक द्विरूपता का मतलब है लैंगिक रूप से दो प्रकार के होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट। देखें लैंगिक द्विरूपता। लैंगिक आधार पर लैंगिक रूप से दो प्रकार के होते हैं। तो दो मतलब इसमें जो लिंग है वो दो अलग अलग शरीर पर मिलेंगे, एक मेल बॉडी में अलग और फीमेल बॉडी में अलग। लैंगिक द्विरूपता। नर एवं मादा। नर एवं मादा, यहाँ पे जो नर होगा यानी जो मेल होगा और ये आपकी फीमेल। जो मेल होगा वो मेल गैमेट्स को जन्म देगा और जो फीमेल होगी वो फीमेल गैमेट्स को जन्म देगी। तो मेल गैमेट्स क्या होता है? मेल गैमेट्स यानी शुक्राणु, स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स यानी अंडाणु, ओवा या ओवम। शुक्राणु एवं अंडाणु जो होते हैं ये हैप्लॉइड सेल होते हैं, आवृत कोशिकाएं होती हैं। ये दोनों है क्या? तो ये गैमेट्स हैं या बोले ये युग्मक हैं, युग्मक या गैमेट्स क्या बोलेंगे? युग्मक हैं, गैमेट्स। कैसे इस युग्मक सेल कैसी होती है? तो यह एक हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल का मतलब है आगुणित कोशिका, आगुणित कोशिका।
आवृत कोशिका। आवृत कोशिका क्या होती है? आवृत क्रोमोसोम जो सेल्स में होते हैं वो द्विगुणित होते हैं, हमेशा डबल में मिलेंगे क्रोमोसोम। इस टाइप के जोड़ी में मिलते हैं जो 23 जोड़ी होते हैं। लेकिन हमारे जो युग्मक होते हैं शुक्राणु या अंडाणु, इनमें इनके जो युग्मक होते हैं उनमें सिर्फ एक ही गुणसूत्र देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें कि ये कोई ए शुक्राणु है तो इसमें आवृत मतलब n संख्या होगी, और ये अंडाणु है इसमें भी n संख्या, सिर्फ सिंगल ही क्रोमोसोम देखने को यहाँ मिलेगा। ये जब शुक्राणु और अंडाणु यहाँ पे ये दोनों युग्मक जब आपस में मिल जाते हैं, यहाँ से ये स्पर्म आया और यहाँ ये ओवम, जब ये दोनों मिलते हैं तो एक नई संरचना बनती है AN और AN, तो 2N एक क्या बनेगा? ये युग्मनज बनेगा, युग्मनज या जायगोट कहते हैं। जायगोट एक द्विगुणित संरचना मिलेगी देखने को। युग्मनज कैसा होता है? तो यहाँ भी अपन ने देखा है कि ये हैप्लॉइड सेल होती है। युग्मनज जो होता है वो डिप्लॉइड सेल होती है, ये डिप्लॉइड सेल होती है। ये आपको डिप्लॉइड सेल देखने को मिलेगी द्विगुणित। ये युग्मनज बनेगा। युग्मनज इन दोनों के संलयन से युग्मनज बना, और इन दोनों के संलयन को ही, जब इन दोनों का क्या होगा? संलयन होगा। इनके संलयन को ही निषेचन कहते हैं। निषेचन कहते हैं। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आगे देखते हैं। लैंगिक द्विरूपता कैसे देखने को मिली? तो लैंगिक द्विरूपता मतलब लिंग के आधार पर मानव में दो रूप देखने को मिलते हैं, एक नर का और एक मादा का। नर में प्रजनन के लिए क्या बनेंगे? नर क्या बनाएगा? शुक्राणु, और मादा में क्या बनेंगे? अंडाणु बनेंगे। अंडाणु और शुक्राणुओं को क्या कहते हैं? तो ये युग्मक होते हैं, गैमेट्स होते हैं, और गैमेट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड सेल होती है, आवृत कोशिका होती है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम देखने को मिलता है। जब ये युग्मक आपस में आके मिलते हैं, शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, उस क्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और जब इनका N और N मिलेगी तो 2N युग्मनज जायगोट बनेगा। जायगोट की कोशिका डिप्लॉइड कोशिका होती है। आगे देखते हैं। हमने देख लिया कि मानव में प्रजनन लैंगिक रूप से होता है, पहला पॉइंट। दूसरा हमने देखा कि मानव कैसे होते हैं, जरायुज होते हैं, बेबी पेरस होते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं। और मानव किस में आते हैं? स्तनधारियों में आते हैं। और क्या देख लिया कि मानव में अगर बोले स्तनधारी में आते हैं सभी जरायुज, जो भी स्तनधारी हो सब जरायुज हैं। अपवाद देखने को मिला दो, प्लेटिपस और एग्डिना। प्लेटिपस और एग्डिना स्तनधारी तो है बट वो अंड प्रजक है, अंडे देने वाले हैं, शिशु को देने वाले नहीं है। लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है तो लैंगिक रूप से दो रूप देखने को मिले, नर और मादा का। नर शुक्राणुओं को जन्म देता है, मादा अंडाणुओं को जन्म देती है। शुक्राणु युग्मक सेल होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु। और युग्मक सेल कैसी होती है? हैप्लॉइड या आवृत कोशिकाएं। जब ये आवृत कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो डिप्लॉइड सेल बनती है जिसको जायगोट बोलते हैं, और उनके मिलने को या संलयन को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला पॉइंट देखें कि मानव में जो निषेचन होता है वो कैसा होता है? तो आंतरिक निषेचन होता है। मानव में निषेचन आंतरिक होता है। आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है। आंतरिक निषेचन का मतलब है कि मानव में जो निषेचन की क्रिया होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर फ्लोपियन ट्यूब में होती है। बाह्य निषेचन वो होता है जब मानव की बॉडी के बाहर निषेचन हो, जैसे कि मेढक है। मेढक जो होता है, मेढक का नर और मेढक की मादा, ये पानी के अंदर निषेचन होता है इनमें। ये क्या करते हैं? पानी में नर की जो स्पर्म होते हैं वो ये पानी में रिलीज करता है अपने स्पर्म, बहुत ज्यादा संख्या में स्पर्म रिलीज करता है मेढक का नर। और मादा के जो ओवम होते हैं वो भी पानी में ही अपने ओवम को रिलीज करती है। और मेढक की मादा एक बार में कम से कम 1000 से 2000 अंडे देती है।
जिसमें से इसके कुछ अंडे इस पानी के बहाव में बह जाते हैं, कुछ को मछलियां खा जाती हैं, कुछ अंडे के साथ ही फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो पाती है, तो कुछ मेढक का जन्म हो जाता है, बाकी कुछ स्पर्म और अंडे खराब ही हो जाते हैं। तो ये ना तो नर शरीर में हुआ ना मादा शरीर में ये हुआ, ये कहाँ हुआ प्रजनन, तो ये जल में हुआ। तो ये निषेचन कैसा हुआ मेढक के अंदर, ये निषेचन है बाह्य निषेचन। जब निषेचन किसी बॉडी में ना होकर बाहर हो बॉडी के, उसको बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन सिस्टम बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रजनन बोलते हैं। और जब फीमेल के शरीर में हो तो उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। देखें आगे कैसा होता है निषेचन, आंतरिक रूप से होता है। अब और चीजें देख लें कि निषेचन होता कब है, निषेचन की क्रिया कब शुरू हो जाती है। क्या बच्चे का जन्म लेते ही निषेचन करने लगेगा क्या, तो निषेचन की भी एक एज होती है। तो ये निषेचन की क्रिया कब शुरू होती है, यौवनावस्था प्रारंभ होते ही, यौवना अवस्था या बोले प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज जैसे ही शुरू होती है मेल और फीमेल में, वैसे ही उसकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंज होने लगते हैं और प्रजनन की जो साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अब यौवनावस्था या प्यूबर्टी एज जो है वो दोनों में अलग अलग है, मेल में अलग और फीमेल में अलग। मेल और फीमेल, अगर मेल की देखें प्रजनन की एज के मेल की कितनी है, तो मेल की 12 से 14 साल ईयर्स के जब हो जाएंगे तब उनमें प्यूबर्टी एज शुरू होगी। और फीमेल की देखें तो फीमेल में 10 से 12 ईयर्स। फीमेल में प्यूबर्टी लगभग 2-3 साल पहले शुरू हो जाती है मेल से। तो फीमेल में जो प्यूबर्टी एज है वो 10 से 12 साल है और मेल में 12 से 14 साल। इस समय क्या होगा, बहुत कुछ शारीरिक चेंज होंगे, हार्मोनल चेंज होंगे। मेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव हो जाएगा, फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होगा। और उन हार्मोन से जो आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनका विकास होने लगता है, प्लस स्पर्म का विकास होने लगता है, फीमेल में अंडाणुओं का विकास होने लगता है। तो यौवनावस्था जब शुरू होती है तभी निषेचन की क्रिया या बोले फर्टिलाइजेशन प्रजनन की क्रिया शुरू होती है। अब देखें आगे, अब मेल और फीमेल में बाकी जितने भी सिस्टम हैं, चाहे वो उत्सर्जन तंत्र हो, तंत्रिका तंत्र हो, कंकाल तंत्र हो, जितने भी सिस्टम हैं वो सारे के सारे सिस्टम लगभग समान दिखाई देते हैं। लेकिन रिप्रोडक्शन सिस्टम मेल का अलग होता है, फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम अलग होता है। मेल का प्रजनन, मेल में अगर बोले कि मेल के युग्मक मैंने बताया आपको शुक्राणु होते हैं, तो शुक्राणु का जनन कहाँ होता है, फीमेल के अंडाणु होते हैं तो अंडाणु का जनन कहाँ होता है। तो ये दोनों के सिस्टम अलग अलग है। और बाकी जितने भी सिस्टम है, अच्छा ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा प्रजनन जो है वो जरूरी है क्या, मेल या फीमेल में प्रजनन की क्रिया जरूरी आवश्यक है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे जीवित रहने की अगर बात करें तो जीवित रहने के लिए पाचन जरूरी है, जीवित रहने के लिए उत्सर्जन जरूरी है। कहीं नहीं होगा उत्सर्जन तो जिंदा ही नहीं रहेगा कोई भी प्राणी। जीवित रहने के लिए रक्त परिसंचरण तंत्र जरूरी है ना। ऐसे ही बाकी और जितने भी सिस्टम है, श्वसन तंत्र जरूरी है, श्वसन जरूरी है। ये सारी चीजें किसी भी प्राणी को जिंदा रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मुझे बताएं प्रजनन जरूरी है क्या जिंदा रहने के लिए, जरूरी है या नहीं, तो नहीं, प्रजनन जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं। प्रजनन नहीं भी होगा तो भी इंसान जिंदा रहेगा। लेकिन अगर प्रजनन की क्रिया नहीं होगी तो आज हम जितने प्राणी देख रहे हैं ना विभिन्न विभिन्न प्रकार के, ये प्राणी दिखाई भी नहीं देंगे, है ना। कुछ समय बाद आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा, कोई भी दिखाई नहीं देगा, कोई भी प्राणी दिखाई नहीं देगा। तो प्रजनन किसके लिए जरूरी है, तो प्रजनन एक अगर बात करें कि इस पूरे पृथ्वी को चलाने के लिए प्रजनन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रत्येक प्रजाति, जितनी भी प्रजाति है वो अपने आप को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए प्रजनन करती हैं, जिससे वो प्रजाति बनी रहे।
तो प्रजनन किसके लिए जरूरी है? इस पृथ्वी को बनाए रखने के लिए जरूरी है, जीवित रहने के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रजनन में नर प्रजनन और मादा प्रजनन कैसे होता है। ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, नर प्रजनन और मादा प्रजनन।